हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स नैप एग्ज़ाम्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंड फर्स्ट ईयर के लिए हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हम आज टॉपिक को देखेंगे प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। इससे पहले हमने इंडियन के सोर्स के बारे में चैप्टर 1 को देख लिया है। यह है चैप्टर 2। अगर आपने चैप्टर 1 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर चैप्टर 1 को देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व का भारतीय इतिहास के काल को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल और दूसरा है आगैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ है वह पाषाण काल से माना जाता है। पाषाण काल में जब जो मानव है तब का वह घुमक्कड़ था, घूम घूम के अपना जीवन व्यतीत करता था, खाने के लिए शिकार करता था, उसे ही प्राक इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। प्राक इतिहास व इतिहास के काल के मध्य का जो समय है उसे प्रोटो हिस्ट्री या आग इतिहास कहा जाता है। तो जो आग इतिहास है और प्राक इतिहास है इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसको हम मैप से देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का जो इतिहास है आप इसे इसमें देख सकते हैं। प्राक इतिहास और आग इतिहास, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। जो प्री हिस्ट्री है उसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। और जो पूर्व पाषाण काल है इसे तीन भागों में बांटा गया है, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। अब हम बात करें प्रोटो हिस्ट्री की तो इसको भी कई भागों में बांटा गया है। तो ये है नवपाषाण काल, हड़प्पा पूर्व का काल, जो हड़प्पा सभ्यता से पहले का काल है वो, फिर हड़प्पा काल या सिंधु सभ्यता, ताम्रपाषाण काल, लौह युग, वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। अब हम देखते हैं पुरापाषाण काल को। पुरापाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है, उसे हम तीनों भागों के साथ देखेंगे। पुरापाषाण काल में कैसा जीवन यापन था, वहाँ का मानव जो था वह किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता था, वो सब हम जानेंगे। तो पुरापाषाण काल की सबसे पहले खोज रॉस फ्रूवर्ट ने तमिलनाडु के मद्रास नगर के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से 13 मई सन 1863 को लैटेराइट के जमाव से एक क्लीवर खोज निकाला था। पाषाण जो उपकरण है उनकी खोज में रुचि लेने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो वो है विलियम किंग, रॉबर्ट ब्रूसफुट, कॉगिन ब्राउन, जे कॉकबर्न, अलेक्जेंडर कनिंघम के सहायक ACL कार्लाइक, ये नाम उल्लेखित माने जाते हैं। अब हम देखें आगे पूर्व निम्न पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न पाषाण काल की। तो जो निम्न पाषाण काल है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसकी काल की जो संस्कृतियां थीं उनको दो भागों में बांटा गया है। कोई भी काल हो, कोई भी एज रही हो, उसमें समय समय पर अलग अलग संस्कृतियां रही हैं तो उनको नाम दिए जाते हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो इसकी भी संस्कृतियां थी और उनको दो भागों में बांटा गया है। एक थी चॉपर चॉपिंग टेबल संस्कृति और फिर दूसरी थी हैंड एक्स संस्कृति। तो चॉपर चॉपिंग जो संस्कृति है उसको सोहन संस्कृति कहते हैं, जो कि सिंधु की जो सहायक नदी है सोहन, उसकी घाटी में इसके अवशेष मिले हैं, तो इसीलिए इसे चॉपर चॉपिंग तथा सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं हैंड एक्स संस्कृति, इसे एस्टुलन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। हैंड एक्स, क्लीवर, स्कैपर, क्रोड, फलक इस संस्कृति के प्रमुख उपकरण हैं। तो हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण क्या हैं? हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, क्रोड और फलक। ये उपकरण सबसे पहले मद्रास में पाए गए थे। तो इस संस्कृति को इसीलिए मद्रासियन संस्कृति भी कहा जाता है। और भारत के अधिकांश भूभाग से हैंड एक्स परंपरा के उपकरण मिले हैं। तो और यह कहाँ कहाँ से मिले हैं, भारत के किन किन क्षेत्रों से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण पाए गए हैं? तो वो है उत्तरी क्षेत्र में कश्मीर घाटी से मिले हैं। फिर है शिवालिक क्षेत्र। तो शिवालिक क्षेत्र में
सिंधु झेलम नदी के बीच पाकिस्तान के उत्तरी पंजाब में स्थित पठारी भाग निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों से की दृष्टि से उल्लेखनीय है। तो यहाँ मिले हैं पंजाब में स्थित पठारी भाग, पाकिस्तान के उत्तरी पंजाब में स्थित पठारी भाग से। यह क्षेत्र प्राक इतिहास के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए भी प्रसिद्ध है। और शिवालिक श्रेणी में इनकी खोज किसने की थी? तो वो की थी D.N. वाडिया ने। आगे हम देखते हैं सोहन घाटी के हिमालयों तथा प्राग ऐतिहासिक पुरावेशों का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात T.T. पीटरसन तथा हेमुल द तेहरा ने सोहन घाटी से मिलने वाले जो उपकरण हैं उनको 4 भागों में बांटा था। तो T.T. पीटरसन और हेमुल द तेहरा ने सोहन घाटी के उपकरणों को 4 भागों में बांटा था। तो सोहन घाटी के 4 भाग थे प्राक सोहन, प्रारंभिक सोहन, अंत सोहन और विकसित सोहन। गोल आकार वाले पैबुल उपकरणों में फलीकरण पैबुल की मूल सतह से किया गया है। अब हम देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से मिले। तो पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान और गुजरात से मिले हैं इसके उपकरण। तो वहाँ जमाव मिले हैं पुरातात्विक अवशेषों के। तो उन जमावों को 3 भागों में बांटा गया है, जायल जमाव, अमरपुरा जमाव और डेडवाना जमाव। आगे हम बात करते हैं दक्कन पठार से या दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ से कौन कौन से या कहाँ से मिले हैं हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण। तो गोदावरी, प्रथवा, भीमा, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, मलप्रभा, घटप्रभा, पेन्नार और जो नदियाँ हैं आदि, इन नदियों की घाटियों से इनके अवशेष या जमाव मिले हैं। और दक्षिण से कहाँ मिले? दक्षिण में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों को लिया जाता है। आगे हम देखते हैं पूर्वी क्षेत्र से। तो पूर्वी क्षेत्र में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ से बिहार के मुंगेर, संथाल, परगना, राजगीर और झारखंड के हजारीबाग, रांची, सिंहभूमि से पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। भारत के मध्य क्षेत्र से, तो मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार को रखा जाता है। तो वहाँ से इसके जो क्षेत्र से, इस क्षेत्र से हैंडेक्स जो संस्कृति है उसके हमें उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य क्षेत्र के मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर नामक स्थान पर, मध्य प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? मैहर नामक स्थान पर हैंडेक्स संस्कृति के क्या क्या मिले हैं? क्लीवर, स्क्रैपर आदि उपलब्ध हुए हैं। तो इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वह पुरापाषाण काल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध गुफाएं हैं। इन गुफाओं में आज भी पुरापाषाण के काल के जो लोग थे उनके द्वारा बनाई गई चित्रकारी वहाँ पर आज भी देखने को मिलती है। इतना समय होने के बाद भी उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इन शिलास्त्रों की खोज मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित है भीमबेटका, और इसकी खोज की थी सन 1858 में V.S. वाकणकर ने। इसके जो कुल जमाव हैं वो हैं 18,721। अब हम निम्न पाषाण काल की बात कर ली हमने पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में। तो अब हम बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। तो मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के पश्चिम दक्षिणी पठारी भाग, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि इन सब जगहों से, इन क्षेत्रों से प्राप्त उपकरणों की विशेषता यह है कि इनका निर्माण फलक और फलक ब्लेड पर हुआ है। फलक ब्लेडों तथा स्क्रैपरों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाणिक संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, या मध्य पुरापाषाण काल या इसे फिर फलक संस्कृति भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं उच्च पुरापाषाण काल। ब्लेड सामान्यतः पतले एवं संकरे थे। इस आकार के लगभग समान अंतर के पाषाण वाले पत्थर के उन फलकों को कहा जाता है जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से लगभग 2 गुनी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त स्क्रैपर, वेधक, चंद्रिका छिद्रक इत्यादि उपकरण इस क्षेत्र के प्रमुख उपकरणों में से हैं। आगे हम देखते हैं पुरापाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था, वह किस तरह से अपना खाना पीने का इंतजाम करता था, कैसी जगह रहता था, उनका पहनने का क्या तरीका था। उस समय के मानव ऐसा तो नहीं था कि वो ऑफिसों में कार्य करने जाते थे। तो उस समय के मानव शिकार ही करते थे अपने भोजन के लिए। तो उनमें कौन से औजारों का निर्माण करते थे वह शिकार करने के लिए, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है औजार। पुरापाषाण काल में मानव का जीवन अत्यंत कठोर एवं संघर्षपूर्ण था। सबसे पहले मानव ने जंगली पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिए पत्थरों के हथियार बनाए। तो इनके हथियार कैसे थे? पत्थरों के।
इन हथियारों में सर्वप्रथम उसने हथौड़ा बनाया, तत्पश्चात चाकू, कुल्हाड़ी और सल्क तैयार किए। इस समय के जो औजार हैं वह भद्दे, बेडौल और अव्यवस्थित थे। तो इसमें हम औजार में क्या क्या याद करते हैं, इनका जो जीवन था वह कठिन था, इसे छोड़िए। हथियार औजार कैसे थे, तो उनके औजार थे पत्थर की, और इन्होंने क्या क्या पत्थर का बनाया हुआ था, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, सल्क या चाकू। और इस समय के जो औजार थे वह भद्दे, बेडौल और अव्यवस्थित थे, ना तो वह ज़्यादा एकदम शार्प थे और ना ही उनका कोई आकार था कि बिल्कुल एक आकार में बनाए गए हों या फिर व्यवस्थित हों, बिल्कुल चमकीले हों, इस तरह के नहीं थे। अब हम बात करते हैं उनके रहन सहन की। इस काल में मानव गुफाओं में निवास करता था। उस समय उनके कोई घर तो थे नहीं, वह घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। जहाँ उनका खाने के लिए व्यवस्था मिल गई वो वहीं पर गुफाओं में रहने लग जाते थे। ये गुफाएं कहाँ होती थीं, तालाबों, नदियों, जल स्रोतों के निकट ज़्यादातर ये पाई जाती थीं। पूर्व पाषाण काल मानव का जीवन था घुमक्कड़ी, वह घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत करता था। कोई एक जगह स्थित उनका घर नहीं था कि यहीं रहेंगे जैसे कि आज हम रहते हैं। तीसरा है खान पान, वो किस तरह का भोजन किया करते थे। उस समय कृषि का कोई ज्ञान नहीं था उनको, और भोजन जहाँ मिल जाता था वो वैसे ही कंदमूल, फल और कंदमूल और मांस वगैरह ये सब उसका शिकार करके जानवरों को खा लिया करते थे। अब हम बात करते हैं उनकी वेशभूषा कैसी थी। तो वेशभूषा में इस काल में ठंड से बचने के लिए पेड़ों के पत्ते एवं छाल का प्रयोग किया करते थे, और पशुओं की खाल का भी प्रयोग कर लेते थे अपने आप को ढकने के लिए। आग की खोज पुरापाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। आग की खोज आपसे पूछा जाए पेपर में तो आग की खोज किस काल में हुई थी, तो पुरापाषाण काल में हुई थी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण खोज है ये। उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर होता है कि पीके मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। अग्नि की खोज के उपरांत मानव अग्नि का प्रयोग ठंड से बचने के लिए, रोशनी करने, मांस को पकाने के लिए करने लगा था। मृतक संस्कार, अगर इनमें कोई व्यक्ति मर जाता तो किस तरह का संस्कार करते थे। मानव अपने मृतकों को दफना देता था, उनके साथ भोजन, अन्य वस्तुएं भी रख देता था। फिर आगे देखते हैं वहाँ की कला कैसी थी, किस तरह की कलाकृतियाँ और किस तरह का उनका रहन सहन था, वो सब उनकी संस्कृति में। तो उत्खनन से जो प्राप्त सामग्री हुई है, इस काल में अंतिम चरण में मानव ने जंगली पशुओं के चित्र बनाना भी सीख लिया था। और अल्तीमीरा स्पेन, लास्को पश्चिमी फ्रांस, भारत में भीमबेटका की गुफाएं दीवारों पर बने चित्र के लिए आज भी मानव कला को दर्शाती हैं। आगे देखते हैं राजनीतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भावना का विकास हुआ था उनके अंदर उस समय या नहीं हुआ था। तो पूर्व पाषाण काल में प्रारंभ में मानव अकेला रहता था, परंतु इस काल के अंतिम चरण में जब यह पूरा पाषाण काल का अंतिम काल आया तो मानव ने जंगली पशुओं और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए समूह में रहना सीख लिया, एक दूसरे का सहयोग करने लगे। इस प्रकार इस काल के अंतिम चरण में सामुदायिक भावना का विकास होने लगा था। अब हमने पूरा पाषाण काल को देख लिया है, अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल की कौन कौन सी संस्कृतियाँ रही थीं। अब हम देखेंगे मध्यकालीन संस्कृतियाँ और एवं उसका सांस्कृतिक विकास। तो 19वीं शताब्दी तक इतिहासकारों की यह धारणा थी कि पूर्व पाषाण काल तथा नव पाषाण काल ही हैं, इनको जोड़ने वाली कोई कड़ी नहीं है। लेकिन बाद में मास द एजी नामक गुफा की खोज करने के पश्चात प्राप्त हुई। इस कड़ी को संक्रांति काल कहा गया, क्योंकि इस काल में न तो पूर्व पाषाण काल की विशेषताओं को पूर्ण रूप से त्यागा गया था और न ही नव पाषाण काल की विशेषताओं को पूर्ण रूप से अपनाया गया था, तो इसे ही मध्यकाल कहा गया। मध्य पाषाण काल जो है वह मेसोलिथिक शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इस मध्य पाषाण काल है जो उसके अन्य नाम हैं अनुपाषाण काल, आग, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो चलिए संस्कृति के बारे में और जानते हैं। इस काल के जो उपकरण हैं के विकास की स्थिति अत्यधिक अस्पष्ट थी, क्योंकि इतिहासकारों की सहमति हो जाने पर इसकी समस्या के समाधान में अत्यधिक समय लगा था। इस कार्य में 20वीं शताब्दी में भीमबेटका, रेणुकागुट्टा, मध्य सोन घाटी, बेलन घाटी में किए गए शोधों से अत्यधिक सहायता मिली। तो
जो मध्य पाषाण काल है वहाँ से हमें कहाँ कौन कौन से क्षेत्रों से पता चला है कि हाँ मध्य पाषाण काल भी था। तो भीमबेटका, रेणुकाकुटा, मध्य सोन घाटी और बेलन घाटी से हमें इनके बारे में कुछ साक्ष्य मिले हैं। उदाहरणार्थ बदलते परिवेश का प्रभाव सबसे अधिक भोजन पर पड़ा। पहले मानव सिर्फ कंदमूल खाया करता था, घास के दाने भी एकत्रित करने लगे और विशालकाय पशुओं के स्थान पर जंगली भेड़, हिरन, खरगोश पशु भी भोजन में शामिल करने लगे। जलचर जैसे मछली, मेंढक, कछुआ, केकड़ा भी क्षुधा शांत करने का साधन बनने लगे, इन्हें भी वह खाने लगे। इन जलचरों का शिकार करने के लिए सर्वप्रथम लकड़ी की नाव का जो निर्माण हुआ था वह सबसे पहले इसी काल में हुआ। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि लकड़ी की नाव का निर्माण लकड़ी के नाव की खोज किस काल में हुई, तो वह मध्य पाषाण काल में हुई थी। आगे हम देखते हैं शैल चित्रों तथा खुदाई करने के पश्चात एक अन्य तथ्य और सामने आया कि इस काल में आखेट करना एक सामाजिक क्रिया थी। इस काल में आखेट एक सामाजिक क्रिया थी क्योंकि मनुष्य पहले तो अकेला रहता था, अपने भोजन के लिए इंतजाम किया करता था, लेकिन इस समय वह एक सामाजिक क्रिया हो गई क्योंकि बड़े पशुओं को वह शिकार करते थे तो वह मिलकर किया करते थे उनका शिकार, और उनका भोजन भी साथ में चलता था। वह एक तरह से उनकी दावत हो जाती थी सबकी मिलकर। आगे देखते हैं इनके जो दमदमा नामक स्थान पर इसके संकेत मिले हैं, कुछ आदमगढ़ नामक स्थान पर पशुपालन करने के संकेत मिले हैं, और इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस काल में विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। धीरे धीरे संस्कृतियों में विकास होने लगा था क्योंकि सामूहिक आखेट की प्रक्रिया तथा विस्तृत आवासों का अस्तित्व बिना नेतृत्व के संभव नहीं है। छोटे स्तर पर व्यापार भी वस्तु विनिमय के रूप में होता था और वागोर, आदमगढ़, भीमबेटका इत्यादि स्थानों से प्राप्त आभूषणों के अवशेष इसी ओर संकेत करते हैं। आगे हम देखते हैं अतिरिक्त दैनिक जीवन से संबंधित अन्य क्रियाओं की जानकारी भी इन शैलों से हमें मिलती है। जो शैलें हैं उनमें बताया गया है कि वह पशुओं के साथ रहते थे, वह शिकार किया करते थे, महिलाएं बच्चों का ख्याल रखती थीं। इस तरह की चित्रकला भीमबेटका की गुफाओं में देखने को आज भी मिलती हैं। आगे देखते हैं इस काल में जीवन से अलग मृत्यु के पश्चात जीवन के संबंध में भी विचार बनने लगे थे। इनका पूर्ण विश्वास था कि मनुष्य को मृत्यु के पश्चात भी उपकरण और आभूषणों की आवश्यकता होती है, इसीलिए जब इनके यहाँ कोई व्यक्ति मरता था तो यह शवों के साथ वस्तुओं को रख दिया करते थे। इस काल की संस्कृतियों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि हमने मध्य पाषाण काल में 2 घाटियों के बारे में सुना था। 2 घाटियों के बारे में जो पुरापाषाण काल है उसमें हमने 2 तरह की संस्कृतियों के बारे में बात की थी। तो इसमें इस काल की संस्कृतियों को 6 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में और उत्तरी विंध्य क्षेत्र में और मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में इसके हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। पश्चिमी क्षेत्र, जैसे कि हमने पहले देखा, पश्चिमी क्षेत्र क्या है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो पश्चिमी क्षेत्र में बाड़मेर जिले में स्थित तिलवाड़ा, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागोर नामक स्थान पर उत्खनन का जो कार्य है अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर 2 सांस्कृतिक कालों, एक तो मध्य पाषाण काल और दूसरा लौह काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से। इसके अतिरिक्त गुजरात में लंघनाव स्थान भी बहुचर्चित मध्य पाषाणिक पुरास्थल है। तो हम क्या याद करेंगे यहाँ से? पश्चिम में राजस्थान में भीलवाड़ा से मिले हैं, राजस्थान के भीलवाड़ा से मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं और गुजरात से लंघनाव से इसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो दक्षिण क्षेत्र में देखते हैं। दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, यहाँ से हमें मध्य पुरापाषाण काल है इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में कहाँ से हुए। तो मध्य प्रदेश में तो भीमबेटका की गुफा सबसे ज़्यादा विख्यात है ही। इसके साथ साथ रीवा, पन्ना, जबलपुर, सागर, इंदौर, खंडवा ये जिले भी महत्वपूर्ण हैं। फिर देखते हैं पूर्वी क्षेत्र में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसमें झारखंड के रांची, पलामू, बिहार के भागलपुर, राजगीर जिलों में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं उत्तरी विंध्य क्षेत्र में मध्य पाषाण काल के कौन कौन से उपकरण या कहाँ कहाँ मिले हैं। तो
उत्तरी विंध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग है, जहाँ से वाराणसी जिले की चकिया तहसील, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे इन्हें, और देख सकते हैं मिर्ज़ापुर जिले के क्षेत्र, इलाहाबाद और बांदा हमीरपुर, यहाँ से हमें मध्यपाषाण काल की जो संस्कृति है उसके कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। इलाहाबाद के जिले मैजा तहसील में चोपड़ी मांडू नामक स्थान है, जहाँ की विकसित मध्यपाषाण काल अथवा आगनवपाषाण काल से संबंधित संस्कृतियों के अनेक तत्व प्राप्त हुए हैं। अगला है मध्य गंगा घाटी। मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र के अंतर्गत गंगा का विशाल चौरस मैदान, हिमालय पर्वत, दक्षिण का पठारी भाग सम्मिलित है। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा में उत्खनन हुआ था। इसके वहाँ से हमें क्या क्या मिला है, वो है लघु पाषाण उपकरण तथा सींग से बने आभूषण और वन्य पशुओं की हड्डियाँ, मानव कंकाल, इन तीनों स्थानों से हमें प्राप्त हुए हैं। आगे हम बात करते हैं भारतीय शैल चित्रकला। उस समय की शैल चित्रकला कैसी थी, कैसे वहाँ का मानव अपनी आर्ट को, अपनी कलाकारी को रॉक्स पर या शैल या पत्थरों पर दिखाया करता था। तो शैल चित्रकला की विशेषताओं के आधार पर शैल चित्रकला को 3 भागों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक चित्रकला और ताम्रपाषाणिक चित्रकला और ऐतिहासिक चित्रकला। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला वही है जो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में रही है। चित्रकला के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों पर आधारित थी। जो चित्रकला थी उस समय की, वह आर्थिक क्रियाएं कैसी होती थी, समाज में किस तरह का रिलेशन होता था, समाज में किस तरह की क्रियाएं होती थी या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, वो उन सभी चीज़ों को पहाड़ों, पत्थरों पर कलाकृतियों के द्वारा उन पर छाप दिया करते थे। तो ताम्रपाषाणिक चित्रकला में पालतू पशुओं को मुख्य रूप से चित्रित किया जाता था। तो ताम्रपाषाण काल में की बात करें तो सबसे पहले क्या था, पालतू पशुओं को चित्रित किया जाता था। और जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें आप देख ही सकते हैं सामूहिक नृत्य, स्त्री पुरुष जो कि धार्मिक उत्सव में भाग लेते थे और जलचर पकड़ते शिकारी, जो भी डेली यूज की चीज़ें होती थी वह उन सब में रखी जाती थी। ताम्रपाषाण काल में पालतू पशुओं को मुख्य रूप से चित्रित किया जाता था। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक चित्रकला की। शिला चित्रकला तो उपयुक्त दोनों वर्गों से भिन्न है, ये उनसे बिल्कुल अलग तरीके की है। इस काल के चित्रकारों ने प्राकृतिक परिवेश से अलग विषयों को चित्रकला पर आधार बनाया। इस प्रकार के वर्ग में राजकीय जुलूस, शोभा यात्राओं को विशेष रूप से चित्रित किया गया। उसमें पालतू पशुओं को रखा जाता था और उसमें जो पहले की है उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्रियाओं को रखा जाता था चित्रकला में। लेकिन जो ऐतिहासिक चित्रकला है वह इनसे बिल्कुल अलग थी। इसमें राजकीय जुलूस या शोभा यात्रा थी, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था और उनको चित्रित किया जाता था। देवी देवताओं के अंकन के अतिरिक्त युद्ध पर जाते सिपाही जो अस्त्र शस्त्रों से लैस होते थे उनको भी चित्रित किया जाता था। आगे हम बात करते हैं पूर्व सैंधव संस्कृतियाँ। अब हम जानेंगे पूर्व सैंधव संस्कृतियाँ। जो संस्कृतियाँ सिंधु सभ्यता से पहले की थीं उन संस्कृतियों के बारे में जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता से पूर्ववर्ती ग्रामीण संस्कृतियों को पूर्व सैंधव संस्कृतियाँ कहा जाता है। तो इनके हम सिर्फ नाम ही जान लेते हैं। यह है क्वेटा संस्कृति, गुलाबी रंग लिए सफ़ेद रंग, मृदभांड इस संस्कृति की विशेषता थी। तो इसमें गुलाबी और सफ़ेद रंग के मिले हुए मृदभांड मतलब पात्र, जो मिट्टी के बर्तन होते थे, वह इसकी विशेषता है। इन मृदभांडों पर काले रंगों से चित्रकारी की गई थी। इसे बस इतना याद करें, क्वेटा संस्कृति। आगे देखते हैं कुल्ली संस्कृति। कुल्ली पुरास्थल के आधार पर इस संस्कृति को कुल्ली संस्कृति कहा जाता है। तो इस संस्कृति के लोग मकानों का निर्माण अनगढ़ पत्थरों से बिना गारे के किया करते थे। वह पत्थरों से घरों को बनाया करते थे, वो भी बिना गारे के। जिन दीवारों पर प्लास्टर लगाने के लिए भी प्रमाण मिले हैं, कुछ दीवारों पर मकान दुमंजिले होते थे क्योंकि वहाँ सीढ़ियों के हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद है मेही संस्कृति। मेही संस्कृति में मिट्टी की कच्ची ईंटों का प्रयोग मकान बनाने के लिए किया जाता था। इन दोनों ही संस्कृतियों में दाह संस्कार और दफनाने की प्रथाएं पाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। आगे है आमरी नाल संस्कृति। मृदभांडों की तीसरी संस्कृति मानी जाती है आमरी नाल संस्कृति। इस संस्कृति में दक्षिण बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक के क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं
यहाँ भवन निर्माण के लिए नदी से प्राप्त किए गए चिकने पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है जौग संस्कृति। यह उत्तरी बलूचिस्तान में जौग नदी की घाटी में बुलंद दर्रे के उत्तर पश्चिम में स्थित थी, इसीलिए इसे जौग संस्कृति कहा जाता है। इसमें लाल रंग के मृद भांडों को काले रंग से अलंकृत किया जाता था। इसके जो मिट्टी के बर्तन थे उन्हें लाल रंग से बनाया जाता था और उन पर काले रंग से कलाकृति या सजावट की जाती थी। जौग संस्कृति के अन्य पुरावशेषों में फ्लिंट के छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण, सिलखड़ी के प्याले, पत्थर तथा हड्डियों के मोती, चूड़ी, सुइयों का पाया जाना उल्लेखनीय है। अब हम बात करते हैं सिंध, पंजाब, राजस्थान तथा हरियाणा की पूर्व सैंधव संस्कृतियाँ। तो जो सिंधु सभ्यता है उससे पहले की कुछ संस्कृतियाँ थीं, छोटी छोटी संस्कृतियाँ जो कि सिंध में, पंजाब में, राजस्थान और हरियाणा में पाई गई थीं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। सिंध का कोटदीजी, पंजाब का हड़प्पा, उत्तरी राजस्थान में स्थित कालीबंगा और हरियाणा में राखीगढ़ी एवं वनावली इस संस्कृति में सम्मिलित किए गए हैं। तो इस क्षेत्र में बात करें तो सिंध में कोटदीजी संस्कृति, पंजाब में हड़प्पा संस्कृति और राजस्थान में कालीबंगा संस्कृति, हरियाणा में राखीगढ़ी एवं बनावली संस्कृति, ये सभी पूर्व सैंधव संस्कृतियों के नाम से जानी जाती हैं। पंजाब क्षेत्र में हड़प्पा प्राचीन कालों की खुदाई से विभिन्न प्रकार के मृदभांडों के टुकड़े मिले हैं। इन मृदभांडों को सादी सतह पर रंगीन लेप मुख्य रूप से लाल या गहरे बैंगनी रंग का था। इनके सिर्फ नाम जान लेते हैं, आगे चलते हैं। हरियाणा के जींद जिले में स्थित है राखीगढ़ी और हिसार के जिले में स्थित है बनावली। आप इसे इतना याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नवपाषाण काल की। मानव जीवन के विकास के लिए इतिहास में नवपाषाण जो काल है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तथा इसे क्रांतिकारी काल भी माना जाता है, क्योंकि इस समय कृषि कार्य, पशुपालन वास्तविक अर्थ में सर्वप्रथम प्रारंभ हुए से। सबसे पहले कृषि कब प्रारंभ हुई तो नवपाषाण काल में। पशुपालन भी नवपाषाण काल में छोटे मोटे ही स्तर पर सही, लेकिन वह प्रारंभ हो गया था, जो कि मानव जीवन के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह युग केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं वरन उपकरण निर्माण संबंधी विशिष्टताओं से के लिए भी महत्वपूर्ण है। या इस समय के जो उपकरण थे वह पहले से ज़्यादा अच्छे और उनकी आकृति भी अच्छी थी, सुडौल थे और वह एक व्यवस्थित तरीके से बनाए जाने लगे। इस काल की तीसरी विशेषता है मृदभांड कला का विकास। यहाँ पे जो बर्तन थे उनमें भी अलग तरीके से कलाएं का विकास होने लगा था। इस प्रकार नवपाषाणिक काल का अर्थ है पाषाणकालीन आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। कृषि तथा पशुपालन आदि के फलस्वरूप लोगों के जीवन में स्थायित्वता आई। जब व्यक्ति कृषि करने लगे और पशुओं को पालने लगे तो वह घुमक्कड़ी जीवन को छोड़कर एक स्थित जगह पर रहने लगे और वहाँ वह स्थायी रूप से अपना निवास करने लगे। उपकरणों में सबसे अधिक यह कुल्हाड़ी का उपयोग करते थे। इसके अलावा वसूले, छैनी, रुखानियाँ, हथौड़े भी इनके समय के उपकरण हैं। नवपाषाण काल की जो संस्कृतियाँ हैं तो उनके बारे में जानते हैं। नवपाषाण काल की जो संस्कृति है वह किन किन क्षेत्रों में रही है तो उन्हें ही नवपाषाण काल संस्कृतियाँ कहते हैं। तो इनके 6 भाग हैं। पहला है उत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति उत्तर भारत में, दूसरा है विंध्य क्षेत्र में, तीसरा है दक्षिण भारत में, चौथा है मध्य गंगा घाटी में और पांचवा है मध्य पूर्वी नवपाषाणिक संस्कृति और छठवां है पूर्वोत्तर भारत में। तो भारत के उत्तर भारत में, फिर उसके बाद विंध्य क्षेत्र में, फिर दक्षिण में, फिर मध्य गंगा घाटी में बिल्कुल मध्य में, फिर उसके बाद मध्य पूर्व में, मध्य के पूर्व में और फिर पूर्वोत्तर भारत में, इधर साइड में पूर्वोत्तर भारत में इन संस्कृतियों का उल्लेख हमें मिला है। तो इन्हें देखते हैं। उत्तर भारत की संस्कृति उत्तर भारत में आप देख ही सकते हैं जम्मू कश्मीर क्षेत्र के झेलम नदी की घाटी में स्थित अनेक स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें बुर्जहोम, गुफरकाल, मारतंड विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस काल में आयताकार मिट्टी, कंकड़, पत्थर की दीवारों से बने मकानों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें चबूतरे भी होते थे तथा अनेक कमरे भी मिलते थे। धूसर पात्र परंपरा, धूसर जो ग्रे कलर है उसे यह धूसर
पात्र दूसर कलर कहा जाता है। दूसर पात्र मतलब इनके जो बर्तन थे वह ग्रे कलर के होते थे। आगे हम बात करें, ये पशुओं को भी पालते थे जिसमें भेड़, बकरी और छोटे सींग वाले मवेशी थे। कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे स्पष्ट होता है कि हिरन तथा भालू इत्यादि पशुओं का शिकार आर्थिक रूप से किया जाता था। बुरजोम क्षेत्र से धनुष बाण प्राप्त हुए हैं और कृषि में मिश्रित अर्थव्यवस्था का चलन यहाँ से देखने को हमें मिला है। आगे बात करते हैं विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति। तो विंध्य क्षेत्र में बुंदेलखंड और बघेलखंड को रखा गया है। ये क्षेत्र पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। यहाँ से भी नवपाषाण कालिक जो संस्कृति है वहाँ के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र से यहाँ काल की कुल्हाड़ियाँ समय समय पर खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं। तो कुल्हाड़ियाँ विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड से। विंध्य क्षेत्र में हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मृदभांड यहाँ के जो बर्तन थे वह काले और लाल दोनों ही रंग के मिले थे। अलंकृत कटोरे, तस्तरियाँ, इस तरह के बर्तन, घड़े भी प्राप्त हुए हैं। इन क्षेत्रों में उपकरणों में सबसे ज़्यादा कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है नवपाषाण काल की, तो वो हुई है विंध्य क्षेत्र से। पशुपालन तथा कृषि के विषय भी प्राप्त हुए हैं और जानकारी के अनुसार पालतू पशुओं में मवेशी, भेड़, बकरियां आदि की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। तीसरी बात करें, तीसरी संस्कृति है दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति। तो इसमें दक्षिण भारत में दक्षिण का जो पठारी भाग है वहाँ से इसके अवशेष मिले हैं। पिछले 3-4 दशक से इस क्षेत्र में अनेक प्राचीन स्थलों की खोज की गई। सबसे अधिक प्राचीन स्थल कर्नाटक से पाए गए हैं। तो नवपाषाण काल के सबसे प्राचीन स्थल कहाँ मिले हैं? तो कर्नाटका में मिले हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो कर्नाटका में कहाँ से मिले हैं? तो कर्नाटका में ब्रह्मगिरी, संगनकल, पिकलीहल, मास्की, टेक्कलकोटा, हल्लूर आदि स्थानों से हमें यहाँ पुरावशेष मिले हैं नवपाषाण काल के। दक्षिण भारत की नवपाषाण काल की संस्कृति के लोग बांस बल्ली निर्मित गोलाकार एवं अंडाकार झोंपड़ियों में रहते थे। तो दक्षिण भारत की संस्कृति जो है नवपाषाण काल की, वहाँ के व्यक्ति बांस बल्लियों से गोलाकार या फिर अंडाकार की झोंपड़ियाँ बनाकर वहाँ निवास करते थे तथा दीवारों को चूने से पोत देते थे या फिर धूसर को सलेटी या ग्रे कलर कहा जाता है। लाल रंग के मृदभांड यहाँ प्रचलित थे। कृषि पशुपालन के प्रमाण भी हमें यहाँ से मिले हैं। थोड़ा थोड़ा सब जगह सेम ही था इनका, कहीं से कृषि के भी मिले। तो कुछ चीज़ें हैं जो एग्जैक्ट के ये इसी जगह से मिली हैं, बस बाकी सब थोड़ा बहुत सब जगह सेम ही था। मुर्दों को मकान के अंदर दफनाया जाता था दक्षिण भारत में की नवपाषाणिक संस्कृति में। मृदभांड, पत्थर की कुल्हाड़ी तथा लघु पाषाण उपकरण रखे जाते थे साथ में। जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे अब दफना देते थे और उसके साथ बर्तन, पत्थर की कुल्हाड़ी और छोटे मोटे पत्थर के जो उपकरण होते थे उन्हें उनके साथ रख दिया करते थे। आगे हम बात करें मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति कैसी थी। तो मध्य गंगा घाटी की बात करें तो इसमें गंगा नदी के उत्तर की ओर स्थित उत्तरी बिहार को माना जाता है मध्य गंगा घाटी में। मध्य गंगा घाटी में चिराड नामक स्थान पर इस संस्कृति का प्रसार सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। तो चिराड नामक स्थान नवपाषाण कालिक संस्कृति के लिए जाना जाता है। मिट्टी के बर्तनों में चिराड नामक स्थान से अनेक प्रकार के मृदभांडों का प्राप्त होना मुख्यतः माना जाता है। इस क्षेत्र के निवासी आवास मुख्य रूप से बांस बल्लियों से निर्मित झोंपड़ियों में रहते थे। ये भी झोंपड़ियों में रहते थे और दक्षिण के भी। इनके बर्तन सलेटी, काले रंग के तथा कुछ लाल रंग के थे। सब जगह सलेटी, काले या लाल रंग के ही ज़्यादातर बर्तन मिले हैं। उपकरणों में कुल्हाड़ी, हथौड़े, छिद्रक, अखेट, जैस्पर, ब्लेड आदि मुख्य हैं। कृषि तथा पशुपालन में नवपाषाणिक संस्कृति के लोग धान, गेहूँ, जौ, मक्का, मसूर की खेती के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं मध्य पूर्वी नवपाषाणिक संस्कृति की। तो इसमें मध्य पूर्वी जो है उसमें आते हैं दक्षिणी बिहार, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग तथा उड़ीसा में यह संस्कृति देखने को मिली है। तो यहाँ मिट्टी के बर्तनों में हस्त तथा चाक दोनों प्रकार के मृदभांड मिले हैं और लाल, सलेटी, काले ये रंग के ही बर्तन मिले हैं और कुल्हाड़ियाँ, छेनियाँ ये सब चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कृषि पशुपालन संबंधी प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? मध्य पूर्वी नवपाषाणिक संस्कृति से।
आगे बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति। तो पूर्वोत्तर भारत में यह कहाँ कहाँ मिली है? असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर। तो यहाँ मिट्टी के बर्तनों को हस्तों चाक दोनों से निर्मित बर्तन मिले हैं। बर्तन मोटे मध्यम गठन के तथा लाल रंग के मृदभांड से के भी प्राप्त हुए हैं। उपकरणों में कुल्हाड़ियाँ। मध्यपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कुल्हाड़ी, और जो सबसे ज़्यादा मिली है वो मध्य गंगा घाटी से मिली है। वसूले, छेनी, सिल, लोटे, ये सब छोटे मोटे बर्तन डेली यूज की चीज़ें। कृषि पशुपालन से संबंधित प्रमाण अधिक मात्रा में नहीं मिले हैं। यहाँ से मध्य पूर्वी पाषाण से पाषाणिक काल है नवपाषाण काल, और पूर्वोत्तर भारत नवपाषाण काल है। यहाँ से कृषि के ज़्यादातर सामान्य जो प्रत्यक्ष हमें प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ झूमकी कृषि या अस्थायी कृषि के बारे में यहाँ प्रचलन रहा है। झूमकी कृषि क्या होती है कि इसमें जो व्यक्ति कृषि करते हैं तो वह कुछ जंगलों के हिस्से को साफ करके फिर उस पर कृषि करते हैं, और कुछ दिनों बाद वह उस ज़मीन से कृषि करने के बाद जब वह उसमें कृषि नहीं होती है तो उस जगह में आग लगा देते हैं, और फिर वह दूसरी जगह कृषि करने के लिए एक अच्छी जगह देख लेते हैं, फिर वह वहाँ कृषि करते हैं। इस तरह से झूम कृषि कहा जाता है। आगे देखते हैं नवपाषाण काल में मानव का जीवन किस तरह का था। तो नवपाषाण काल के हथियार औजार कैसे थे? तो अनेक स्थानों से सेल्ट, कुल्हाड़ी, एड्ज, पॉलिश, हैमर, स्टोन, फैब्रिकेटर, ब्लिक स्टोन नामक हथियार उत्खनन में प्राप्त हुए थे। तो इनके जो हथियार थे वह पॉलिशदार थे, चमक देखने को मिलती है इनमें, और सुव्यवस्थित थे, नुकीले थे, तीखे और सुंदर थे। हाशिया एवं पहिया भी का प्रयोग भी होने लगा था। तो पहिए का आविष्कार सबसे पहले किसमें हुआ? नवपाषाण काल में। आग की खोज सबसे पहले कहाँ हुई? तो वो पुरापाषाण काल में। अब हम कृषि की बात करें। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस युग के मानव द्वारा कृषि का प्रारंभ करना। इसके पूर्व के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। उस युग में यह कार्य एक महान क्रांति कहा जा सकता है। आगे देखते हैं पशुपालन कैसा था इस समय का। ये पशुपालन करने लगे थे, कृषि भी करने लगे थे। कालांतर में नवपाषाण कालीन मानव ने सवारी एवं माल ढोने के उद्देश्य से खच्चरों, घोड़ों, गधों, ऊँटों का भी पालन करना शुरू कर दिया था। वहाँ के बर्तन कैसे थे? तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित किया जाता था, और वहाँ के बर्तन युग की चमत्कृत मिट्टी थी। और पहले तो बर्तन कच्ची मिट्टी के थे, लेकिन इसमें यह मिट्टी जो बर्तन बना के उन्हें पका भी लिया करते थे। फिर अगला है वस्त्र बुनना। इन्होंने वस्त्र बुनना भी शुरू कर दिया था। मध्यपाषाण काल तक का जो मनुष्य है वह वृक्षों से, पत्तों से अपने शरीर को ढकता था, लेकिन नवपाषाण काल में यह विकसित हो गए और इन्होंने वस्त्रों को बुनना शुरू कर दिया। और कताई, बुनाई एवं रंगाई की कला भी इस युग में विकसित हो चुकी थी। गृह निर्माण। इस युग में सबसे अधिक उपलब्धि गृह निर्माण की थी। कृषि एवं पशुपालन ने मनुष्य को एक स्थान पर रुकने के लिए प्रेरित कर दिया। जब कृषि करने लगे, पशुओं को पालने लगे, तो वह एक स्थायी जगह पर रहने लगे, तो उन्होंने वहाँ अपने घरों को निर्माण करना शुरू कर दिया। तो उसने लट्ठे, घास फूस और मिट्टी की सहायता से घर का निर्माण या झोपड़ी बना लेना शुरू कर दिया था। अब हम देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को। हमने प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को देख लिया है। अब हम देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को। ताम्रपाषाण युग, इसमें सबसे ज़्यादा तांबे का प्रयोग होता था। इस संस्कृति में पहले मनुष्य पत्थरों का उपयोग किया करता था, लेकिन इस काल में वह तांबे का एक धातु का उपयोग करने लगे थे। तो इसीलिए इस संस्कृति को ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहा जाता है। युग नवपाषाण काल के पश्चात, यह नवपाषाण काल के पश्चात ही प्रारंभ हुआ था, और यह युग ताम्रपाषाण काल का था। ताम्रपाषाण इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल के मनुष्य ने पाषाण व ताम्र दोनों के ही उपकरण निर्माण कर लिए थे, तो इसमें ताम्र का उपयोग करने लगे थे, तो ताम्रपाषाण काल संस्कृति से कहा जाने लगा। इसके समय की बात करें तो ये है 1800 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व या फिर 800 ईसा पूर्व तक इसके काल को माना जाता है।
धातु क्रम संबंधी धारणा मानव पहले स्वर्ण का प्रयोग किया करता था। सभी विद्वान सहमत हैं कि मानव ने धातु का प्रयोग नवपाषाण युग के अंत तक प्रारंभ कर दिया था। मानव ने पहले स्वर्ण का प्रयोग किया या ताम्र का? बीएन लूनिया के अनुसार मानव ने सबसे पहले स्वर्ण का प्रयोग किया था, परंतु वर्तमान के अधिकांश इतिहास इस बात को स्वीकार करते हैं कि सबसे पहले मानव ने तांबे का या ताम्र का प्रयोग किया था। तो वो तांबे का उपयोग किस किस चीज़ों में करते थे? तो पाषाण के अनुपात में तांबा अधिक लचीला था, ठोस था और मजबूत था। वह इसके पत्थर भी बनाते थे, इसके हथियार भी बनाते थे, बर्तन भी बनाते थे, इससे नई नई कई चीज़ों में उपयोग करते थे। पत्थर के औजार टूट जाते थे, बेकार हो जाते थे, जबकि तांबे के औजार को टूटने पर वह उसे दोबारा से बना सकते थे। और ताम्र युग का पतन। तांबा पत्थर की तुलना में अधिक लचीला, अधिक उपयोगी था, किंतु जैसे ही भारतीय मानव को टिन का ज्ञान हुआ और टिन व जस्ते को मिलाकर कांसे का निर्माण किया गया, तब ताम्र युग खत्म हो गया। और ताम्र पाषाण संस्कृतियों के अवशेष हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो महाराष्ट्र से, दक्षिण पूर्वी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, पूर्वी भारत से इसके हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इनके उपकरणों में हमें क्या क्या मिला है ताम्रपाषाण काल में? तो पत्थर व तांबे के निम्नलिखित ताम्रपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें आयताकार तांबे की कुल्हाड़ी, पहिएदार गाड़ियाँ, तलवार, तीर कमान, भाले, कटार, तांबे की छनियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति की व्यवस्था, या फिर उस समय का मानव किस तरह से रहता था, उनका जीवन कैसा था, हथियार कैसे थे, कृषि, पशुपालन, मिट्टी, किस तरह का मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग कैसे करते थे, इन सब के बारे में जानते हैं। ताम्रपाषाण काल के जो उपकरण थे वो ताम्रपाषाण मानव ने प्रस्तर और तांबे दोनों के थे। इनके पत्थर और तांबे के दोनों तरह के उपकरण थे। इनके कृषि में हल का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था मानव ने। और पशुपालन में कृषि विकास ने पशुपालन को प्रोत्साहन दिया। और पशुपालन में यह गाय, बकरी, बैल, ऊँट, गधा आदि पालतू पशु थे इनके। मिट्टी के बर्तन, उत्खनन से प्राप्त मृद भांडों, प्याले, दस्तरियों, घड़ों से स्पष्ट होता है कि ताम्रपाषाण जो मानव है वह मिट्टी के बर्तन बनाता था। नवपाषाण काल की तुलना में ये अधिक परिष्कृत एवं सुडौल थे। अधिक एकदम पॉलिशदार और सुडौल, एकदम आकृति अच्छी होती थी। इस तरह के बर्तन ताम्रपाषाण काल में मिलते थे। इन बर्तनों पर पशु पक्षियों और फूल जो पत्तियों के चित्र भी उकेरे जाते थे। प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार एवं यातायात कैसे करते थे? तो इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि, पशुपालन, सूत कातना, कपड़ा बुनना आदि था। जहाँ तक व्यापार का संबंध है, वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार होता था। वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार कैसे होता था कि अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों के पास उस समय पैसा कोई जानता ही नहीं था क्या होते हैं, तो वह दो वस्तुएं, जैसे कि किसी के पास गेहूँ है, किसी के पास बाजरा है, तो किसी को गेहूँ की ज़रूरत है तो वह बाजरा उसे देकर गेहूँ ले सकता है। तो इस तरह अपनी चीज़ों को देकर दूसरे से चीज़ें लेना ही वस्तु विनिमय कहलाता था। वस्तुओं की अदला बदली करना वस्तु विनिमय है। गृह निर्माण कैसा था इनका? ग्राम नामक इकाई का विकास भी इस काल में हुआ है। तो सबसे पहले ग्राम कब बने? ताम्रपाषाण काल में। धर्म, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। अंधविश्वासों को भी मानते थे। ताबीज़, मोहरों, पशु चित्रों के चित्र अंकित होने से स्पष्ट हुआ है। मातृ देवी की उपासना करते थे। अंत्येष्टि संस्कार और परलोकवाद में विश्वास करते थे। यह जानते थे कि व्यक्ति मरने के बाद परलोक में जाएगा। ताम्रपाषाण काल का महत्व क्या है? ताम्रपाषाण काल का महत्व जानते हैं। तो ताम्रपाषाण काल महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि यहाँ से सबसे पहले ग्राम इकाई का निर्माण हुआ। पहले व्यक्ति ऐसे ही खुले में रहता था, अकेला रहता था, फिर वह धीरे धीरे समुदाय में आया। फिर उसके बाद ताम्रपाषाण काल संस्कृति में वह एक गांव के रूप में साथ में इकट्ठा रहने लगे। कृषि का प्रचुर उत्पादन, सबसे ज़्यादा कृषि का उत्पादन ताम्रपाषाण काल में होने लगा। धातुओं का उपयोग होने लगा क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ताम्र की जो धातु है उसका उपयोग किया, तांबे का। यातायात के साधन, इन्होंने पशुओं को प्रयोग करके यातायात के साधनों का निर्माण कर लिया। और यह अपने समय में
जहाँ ये रहते थे वहाँ की किलेबंदी करने लगे। उस जगह को चारों तरफ से किलेबंद किया गया। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति की सीमा क्या थी? विदेशों से भिन्नता थी। यहाँ की जो संस्कृति थी ताम्रपाषाण की, वो विदेशों से बिल्कुल अलग थी। इन्हें विदेशों का या फिर पूर्व कांसे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा संस्कृति से भिन्न थी। यह इसी समय विकसित हो रही कांस्य सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है, ये ताम्र संस्कृत सभ्यता थी और कांस्य सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जाने रहे। इस युग के मानव ने लिपि ज्ञान सीखा, साथ ही हड़प्पा संस्कृति की तरह पक्के मकान व शहर बनाने का प्रयत्न किया। इनमें सामाजिक असमानताएं थीं। तो हमने इसकी सीमाओं को देख लिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।